यदि आप भी ऐसे ट्वीट करते हैं, ऐसे ट्वीट करते हैं, ऐसे ट्वीट करते हैं, ऐसे ट्वीट करते हैं, तो आप अपने दिमाग का यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप भी बहुत ही बड़े लेवल पर ब्रेन वॉश किसी के द्वारा हो चुके हैं। आप लोग इस तरह ब्रेन वॉश हो गए हो, इस चक्कर पे ब्रेन वॉश हो गए हैं कि आपको जो दिखाया जा रहा है, किस तरह से दिखाया जा रहा है, कितना सच है, कितना गलत है, आप लोग वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आपको ब्रेन वॉश से बाहर निकलने के लिए आपको ये वाला वीडियो देखना है और हम इस वाले वीडियो को पार्ट बाई पार्ट आपको समझाते हैं और ब्रेन वॉश से बाहर निकालते हैं। तो स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे ध्रुव राठी की रिसेंटली वीडियो में ध्रुव राठी ने बताया है कि कैसा हमारा देश डिक्टेटरशिप की तरह कन्फर्म हो रहा है या जाता जा रहा है। इसके अनुसार हमारा देश चाइना और रसिया की तरह तानाशाही की ओर जाता जा रहा है। के सबसे बड़े घोटाले की खबरों को टीवी चैनलों से और अखबारों से गायब कर दिया गया। देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस कह रही है कि उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जा चुका है, वो कैंपेन नहीं कर पा रहे। जिसने भी ध्रुव राठी का वीडियो देखा हो वो भी यही सोचता है कि हमारा देश क्या वास्तव में डिक्टेटरशिप की तरफ जाता जा रहा है। इसने अपने वीडियो में इलेक्शन की बात की, अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को लेकर बात की और उसके मंत्रियों की बात की और अदर पार्टियों की बात की और प्रूफ के तौर पर एग्जाम्पल, फैक्ट, एनालॉजी रखा है इसने। क्योंकि उसने इतनी अच्छी वीडियो बनाई तो वो सच ही बोल रहा होगा, लेकिन क्या हम सिक्के के एक पहलू को देखकर दोनों तरफ के फैक्ट की बात कर सकते हैं, कौन सही या कौन गलत है? सिक्के के एक पहलू को जानिए, फिर सिक्के के दूसरे पहलू को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब भी मैच होता है तो एम्पायर टॉस कराता है, तो दोनों खिलाड़ियों को टॉस दिखाता है, उछालता है, उसके बाद वो बताता है कि टॉस फेयर हुआ कि नहीं। अभी आप लोगों ने सिक्के की एक तरफ की स्टोरी सुनी है, सिक्के का टॉस का फेयर है या नहीं, फिर आप लोग डिसाइड करना कि कौन सही है और कौन गलत। शुरुआत करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल क्यों ले जाया गया या पहली बार ऐसा हुआ स्वतंत्रता के बाद। तो उसका मेन रीज़न है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि ये शब्द सुना है। इसका मतलब होता है सीधे साधे आसान शब्दों में कहें तो काले धन को सफ़ेद बनाना। इस शब्द की उत्पत्ति 20वीं सदी के बिजनेसमैन गैंगस्टर अल कपूरी की कहानी से शुरू हुआ। इस बिजनेसमैन ने गैरकानूनी तरीके से बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन उसका जो पैसा का अमाउंट है वो पुलिस के पास नहीं मिलता था या उन्हें जानकारी नहीं दी जाती थी। अल कपूरी इन पैसों का इन्वेस्टमेंट करता था, वो अलग अलग तरीके से करता था, अलग अलग गैरकानूनी तरीक़ों से, और इससे होने वाली कमाई इसकी सफ़ेद हो जाती थी काले धन से, यानी कि सफ़ेद धन में कन्वर्ट होना। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझिए, जैसे गंदे कपड़ों को धोने के लिए अपन लोग वॉशिंग मशीन में ले जाते हैं और वो सफ़ेद कपड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार रुपए को ले लीजिए कि जो काला पैसा है, काला धन है, उसका सफ़ेद धन में कन्वर्ट करना। जो गैरकानूनी पैसा होता है वो ऐसे एक सिस्टम में घुमाया जाता है कि वो काले धन से सफ़ेद धन में कन्वर्ट हो जाता है। हम उसका एक एक पहलू आपको समझाते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि मतलब इतना सारा पैसा ये लोग मतलब करते क्या हैं या इन्वेस्टमेंट कैसे करते। तो ये लोग सीधा अपना इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते कि कहीं सीबीआई को पता चल जाए या पुलिस एजेंसी को पता चल जाए। इस वजह से ये 3 स्टेज में बांटते हैं। हम आपको उस 3 स्टेज के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से आसान भाषा में समझाते हैं। इस गैरकानूनी पैसे का इन्वेस्टमेंट ये लोग कैसे करते हैं। मान लीजिए आप एक उदाहरण का, जैसे मेरे पास 100 करोड़ रुपए है, तो यदि मैं इसका सीधे बैंक सिस्टम में ये पैसे डालूंगा तो बैंक सिस्टम सचेत हो जाएगा कि इतना सारा पैसा आया कहाँ से है या किसने दिया। तो इस पैसे को काले धन से सफ़ेद धन बनाने के लिए हम 3 स्टेज करते हैं। इसकी पहली स्टेज होती है प्लेसमेंट, यानी कि हमारे पास 100 करोड़ रुपए है तो इसको हम
एक दिन में 1 लाख या 1.5 लाख रुपए मतलब बैंक के सिस्टम में डालते हैं, और 1-1.5 लाख रुपए जैसे हम लोग डालते हैं तो भाई अलग अलग अकाउंट में 1-1 1.5 लाख या 2-2 लाख समथिंग हम लोग डाल देते हैं। तो इतना लेन देन हमारे देश में एक छोटा सा लेन देन माना जाता है, तो बैंक इसको शक के नज़रिए में नहीं देखती है। और हमारी दूसरी स्टेज होती है लेयरिंग, यानी कि जिस प्रकार वॉशिंग मशीन में कपड़े बार बार घुमाए जाते हैं, इसी प्रकार ट्रांजैक्शन को बार बार इतना घुमाया जाता है कि ट्रांजैक्शन का पता लगाना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसके बाद पैसा वैध तो हो जाता है, लेकिन उस क्रिमिनल तक कैसे पहुंचेगा, तो उसकी बारी आती है अब। यानी कि अब बारी आती है थर्ड स्टेज, यानी कि इंटीग्रेशन। इस स्टेज में डोनेशन या फिर जो कंपनी विदेशों में बनी है तो उसके माध्यम से बड़ा बड़ा अमाउंट हमारे खाते में आ जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग से 2 बड़े संकट। नंबर 1, एक कॉम्प्लेक्स क्राइम है, इसके एक एक्सपर्ट जांच एजेंसी की ज़रूरत है। नंबर 2, इस पैसे का सोर्स और इसे पैसे का इस्तेमाल सोर्स स्मगलिंग, भ्रष्टाचार और आतंकवाद, ये पैसा ऐसे क्राइम को और तेज़ी से बढ़ाएगा। और आज के नेता हो या फिर कोई और हो, तो इसी को आजमाए हुए हैं और इसी को, और आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं, और इसी मतलब 3 स्टेज को वो फॉलो किए हुए हैं और भ्रष्टाचार अपने देश में फैलाए हुए हैं। इस वजह से आप लोग बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, किसी के बहकावे में ना आइए। People who take care of in the case of a hung assembly and especially tying up with the Congress party. संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है, और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। फैक्ट की बात यह है कि एक बार इंटरव्यू में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं कभी भी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। बीजेपी ये सवाल खड़े कर रही है कि जब केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि वो कांग्रेस की मदद से सरकार नहीं बनाएंगे, तो अब ऐसे कौन से हालात पैदा हो गए हैं कि उन्होंने कांग्रेस से समर्थन लेकर सरकार बनाने का फैसला किया। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि जो आदमी बच्चों की कसम खाने के बाद भी गठबंधन कर ले, तो भाई इससे बड़ा मैसेज जनता के लिए हो क्या सकता है कि भाई उसने कसम भी खाई और बाद में गठबंधन भी कर लिया कांग्रेस से, फिर सरकार भी बना ली। और क्या ये नहीं है देश के लोगों को गुमराह करना, देश के लोगों को डाइवर्ट करना, देश के लोगों से झूठे वादे करना कि मैं गठबंधन नहीं करूंगा, और बाद में आप लोग गठबंधन कर लेते हैं। अब आते हैं ध्रुव भैया के दूसरे क्वेश्चन पर, यानी कि मनीष सिसोदिया जेल में क्यों हैं, अभी तक क्यों हैं, और ध्रुव के अनुसार ये बेकसूर हैं, इन्होंने कोई भी जुर्म नहीं किया है। अब हम आपको बताते हैं इसका रिप्लाई करके। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए लिखा है, शराबी नीति सियासी जंग अपनी जगह, लेकिन इसमें सही गलत का असल फैसला कोर्ट में होगा। आरोपी नेताओं को साबित करना होगा कि वे निर्दोष हैं। जो जांच एजेंसियों को साबित करना होगा कि जिन लोगों को उन्होंने पकड़ा है उनके खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत है। कानून के अनुसार मनीष सिसोदिया को अपने आप को प्रूव करने के लिए ये साबित करना पड़ेगा कि मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं, लेकिन अभी तक मनीष सिसोदिया ने अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया। इस वजह से वो कानून के जो रूल्स हैं उसके अनुसार वो अभी जेल में हैं। ध्रुव राठी जी, आप कानून तो पढ़े होंगे, देख लेना क्यों है वे ध्रुव जेल में। इसी वजह से हैं कि अभी तक कोई भी उन्हें साक्ष्य प्रमाण नहीं है या भी अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाए। और मनीष सिसोदिया ने अपने केस में सबसे पहले हाई कोर्ट से जमानत करने की अपील की थी, तो हाई कोर्ट ने वो जमानत रिजेक्ट कर दी थी। इसी वजह से फिर इन्होंने सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, तो उन्होंने भी अपना साक्ष्य प्रमाण ये दिया है कि आप अपने आप को पहले निर्दोष शामिल करिए, फिर उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। अब आते हैं ध्रुव भैया के सत्येंद्र जैन के ऊपर। सत्येंद्र जैन को मई 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। चिकित्सा के अनुसार पर 26 मई 2023 को सत्येंद्र जैन को वहाँ से डिस्चार्ज किया गया था कि कुछ उनका स्वास्थ्य थोड़ी खराब हो रहा था, तो उनको वो बेल दे दी गई थी। ज़्यादा तबीयत बिगड़ने के
चलते उन्हें 6 हफ्तों की छुट्टी मतलब वो बेल दी गई थी और धीरे धीरे वो बेल बढ़ती गई और कोर्ट की तरफ से इन्हें साफ मना किया गया था कि किसी के मीडिया में या फिर किसी की पार्टी में कोई भी शामिल नहीं होंगे, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। लेकिन इन्होंने कोर्ट की बातों का कोई भी पालन नहीं किया, बराबर इन्होंने पार्टी ज्वाइन की, बराबर सब कुछ किया इन्होंने। और क्यों ध्रुव भैया, और आप अपने वीडियो में क्या बता रहे थे कि उन्हें 2 साल से बराबर जेल में रखा गया है। भाई उन्हें बेल दी गई है जब भी उनकी तबीयत खराब हुई, लेकिन उन्होंने कुछ कारणों की वजह से उन्हें फिर से अंदर किया गया था कि जब तुम कोर्ट के नियमों का पालन नहीं करोगे तो कैसे। अब आते हैं ध्रुव के अगले क्वेश्चन पर कि संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। मतलब संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। संजय सिंह को आखिरकार गिरफ्तार क्यों किया गया था? तो और ईडी के अनुसार संजय सिंह ने 2 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। दिल्ली के कोर्ट ने संजय सिंह को इसके बाद नॉमिनेशन भरने की अप्लाई कर दिया था, मतलब उन्हें परमिशन दे दिया था। और इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट ने दोबारा से संजय सिंह को नामांकन के लिए परमिशन दे दी थी। कोर्ट ने ये भी आदेश दे दिया है कि संजय सिंह को शपथ लेने के लिए वो जा सकते हैं। कोर्ट का आदेश आया है, शपथ लेने जेल से बाहर आएंगे संजय सिंह। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 19 मार्च को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने के लिए सांसद जाने की इजाज़त दी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल अधीक्षक को ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं कि संजय सिंह को शपथ दिलाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा के तहत संजय सांसद ले जाया जाए और शपथ के बाद उन्हें सुरक्षित रूप से जेल वापस लाया जाए। कोर्ट के शर्तों के साथ संजय सिंह को जेल से बाहर जाने के लिए इजाज़त दी है, लेकिन इसके अनुसार वह ना तो कोई मोबाइल यूज कर सकते हैं, ना ही किसी संदिग्ध आदमी से मिल सकते हैं, ना ही कोई बात कर सकते हैं गवाह से। संजय सिंह इस दौरान मीडिया को संबोधित नहीं कर सकते और ना ही कोई सार्वजनिक बैठक आयोजित कर सकते हैं। मतलब कि सरकार पूरी सुविधा दे रही है कि आप अपना जो काम चल रहा है वो अपना कार्य आप बाखूबी सही से करिए। लेकिन ध्रुव के अनुसार भाई डेमोक्रेसी का अंत हो रहा है। अब आप ही लोग बताइए, जेल के अंदर से बाहर आपको निकाला जा रहा है, फिर बाहर निकालने के बाद आपका पूर्ण सुरक्षा के तहत आपका काम करवा के फिर जेल के अंदर आपको ले जाया जा रहा है, आपका पूरा काम कर रहे हैं। क्या ये डेमोक्रेसी का अंत है? आप ही लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ज़रा आप सोचिए, क्या ये सच में अंत है? मुझे तो भाई नहीं लगता डेमोक्रेसी का अंत। ध्रुव के नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि PMLA के। अब हम आपको PMLA का फुल डिटेल देंगे, यानी कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। यह अधिनियम 2002 में अधिनियमित किया गया था और 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए देश में एक कानून ढांचा तैयार करना है। यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि उसके 3 स्टेप होते हैं और जो मनी लॉन्ड्रिंग का कैसे कैसे वो लोग यूज करते हैं, एक ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए। नंबर 3 है, यह अधिनियम धन शोधन की रोकथाम करने और सरकारी अधिकारियों द्वारा अवैध स्रोतों गतिविधियों से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने की शक्ति देता है। नंबर 4, PMLA में 2009 और 2012 में संशोधित किया जा चुका है। मतलब 2009 और 2012 में और उसमें जो भी कुछ त्रुटियां थी तो उसमें सुधार किया गया था। PMLA के तहत सबूत का भार आरोपी पर होता है, जिसे यह साबित करना होता है कि संदिग्ध संपत्ति अवैध रूप से अर्जित नहीं की गई है। मैंने आपको बताया था कि यदि आप कोई भी इंसान हो, यदि आप इस चीज़ में नहीं इन्वॉल्वमेंट है तो अपने आप को निर्दोष, आपके पास इतनी क्षमता हो तो अपने आप को निर्दोष साबित करिए ना। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? और आप PMLA को गलत बता रहे हो या सरकार को इनडायरेक्ट रूप से सरकार के ऊपर हावी होना चाहते हो। मैं खास तौर से ध्रुव भैया को बता रहा हूँ और तुम ही के लिए खास तौर से मैंने वीडियो बनाया है कि भाई तुम जनता को डाइवर्ट क्यों कर रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। यह अधिनियम धन शोधन
की रोकथाम करने और सरकारी अधिकारियों द्वारा अवैध स्रोतों गतिविधियों से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने की शक्ति देता है। जो भी आपने गैर कानूनी या जो कि आपने संपत्ति कमाई है या ब्लैक की है, उसे भाई ये कानून निपटाएगा या फिर सबके सामने लाएगा, इसका ये मतलब होता है। और अब अपन लोग बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी बॉन्ड्स के बारे में। इसके अनुसार ये होता है कि भाई कोई भी पार्टी होती है, मतलब बहुत सी पार्टी होती हैं, तो कोई भी उन्हें डोनेट, एक किस्म का रुपया डोनेट कर सकता है। कि फॉर दिस एग्जाम्पल, हम आपको एग्जाम्पल के तौर से बताते हैं कि अपने देश में इतनी पार्टी हैं, तो कोई भी RBI से वो बॉन्ड खरीदेगा या फिर वहाँ से वो बॉन्ड लेगा और जिसे जितना भी डोनेट करना है वो उस पार्टी को डोनेट कर सकता है। इसका सिंपल सा ये मतलब होता है इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब, कि जितनी भी अपने देश में पार्टी है उसको 1 डिजिट में, 2 डिजिट में, 1000, 1 लाख, जितना भी आपको करना है वो आप मतलब डोनेट कर सकते हैं किसी भी पार्टी को, और आपका वो नाम मतलब पता नहीं चलेगा। ये मतलब पहले ये था इसका सिस्टम। ध्रुव भैया ने ये तो बता दिया था कि बीजेपी को वहाँ से इतना इन्वेस्टमेंट मिला है इलेक्ट्रॉनिक बोल्ड के चलते, मतलब उसने इतना डोनेट किया है, लेकिन ये नहीं बताया कि कांग्रेस को कितना मिला। कांग्रेस को 952 करोड़ रुपए डोनेट मिले हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक बोल्ड के चलते, और TMC को 767 करोड़ मिले हैं। यदि कंपनियों से हफ्ता वसूली हो रही होती तो फिर कांग्रेस के खाते में ना आते इतने रुपए। आप लोग समझिए, इसके अनुसार कह रहा कि कंपनियों से हफ्ता वसूली चल रही है, तो भाई कांग्रेस की पार्टी में फिर इतना कहाँ से आया रुपए। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कांग्रेस के अकाउंट क्यों फ्रीज किए जा रहे हैं। जब आप लोग उनका इनकम टैक्स का फंड नहीं दोगे तो फिर अकाउंट फ्रीज होंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को मतलब 11 करोड़ रुपए का चार्ज इसलिए भरना इसलिए पड़ा था क्योंकि भाई वो पुराना पैन कार्ड था, वो यूज किया था, तो जो उनके हिसाब से रूल हैं उसी हिसाब से इनकम टैक्स वालों ने उन्हें भाई ट्रीट किया है। इसमें क्या है, जैसे हमारी करंट गवर्नमेंट ने कहा था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, तो उन्होंने राम मंदिर बनवाया, और वो भी कब बनवाया, बिल्कुल पीसफुली बनवाया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद बनवाया। अब उनका एजेंडा है मथुरा और काशी का। मोदी जी के गवर्नमेंट में आर्टिकल 370 लागू करवाया, और वो भी पीसफुली और प्रोटेक्ट के तहत। इससे पहले टेररिस्ट हमारे कश्मीर में आकर हमारे ही आर्मी को, छोटे छोटे बच्चों से पत्थर फेंकवाते थे और बड़े बड़े नेताओं को ये धमकी देते थे कि कश्मीर ना आए। अब इस समय उनका मुश्किल हो गया है कश्मीर में आना। अब कश्मीर में टेररिज्म नहीं, टूरिज्म प्रमोट किया जाता है। क्या ऐसा ही होता है? तानाशाह। इंडिया में आज 678 यूनिवर्सिटी से 1168 यूनिवर्सिटी हो गई, और एम्स जो नेहरू जी ने 16 साल में 1, इंदिरा गांधी ने 11 साल में 0, राजीव गांधी ने 5 सालों में 0, वाजपेयी जी ने 5 साल में 6, और मनमोहन सिंह ने 1 बनवाया, और वही हमारे मोदी जी ने 10 सालों में 15 एम्स बनवाए। इसी के साथ साथ बहुत सारे IIT कॉलेज और इंजीनियर कॉलेज भी बनवाए हैं, और दिन पे दिन इंडिया का स्ट्रक्चर भी सुधरता जा रहा है। जो हाईवे पहले 25,700 किलोमीटर पे थी, वो आज की डेट में लगभग 55,000 किलोमीटर हो गए हैं। हाल ही में एयरलाइन 74 से लेके 149 हो गए हैं, और इलेक्ट्रिकल रेलवे पहले जो 21,000 था वो आज 61,000 हो गया है। जैसे मोदी जी को डिक्टेटरशिप लानी ही है, तो फिर वो इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना पैसा बर्बाद काहे के लिए देश को करते। लेकिन इस नंबर 2 ध्रुव राठी को कौन समझाए। आज देश में स्टार्टअप का नंबर 350 से बढ़कर 1,18,000 हो गया है। हाल ही में इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट जो $7.6 मिलियन से $22.6 मिलियन हो गया है। अब बात कर लेते हैं इंडियन स्पेस प्रोग्राम की, जो कि हमने पिछले ईयर्स साउथ पोल पे बिल्कुल सक्सेसफुल लैंडिंग की। और हाँ, यदि उन लोगों को डिक्टेटरशिप लानी ही होती तो वो चांद तक ना पहुंचाते, बिल्कुल नीचे रखते हम लोगों को। और कुछ सिर्फ फ़र्क इतना है कि हम लोग चांद पर पहुंच गए हैं, और कुछ ध्रुव राठी जैसे लोग सिर्फ उनकी सोच राजनीति तक ही रह गई है और सीमित है। हाल ही में हमारे ध्रुव राठी ने कई वीडियो ऐसे बनाए हैं, और कल की डेट में भी ऐसा वीडियो बनाया है। क्या
अभी भी डिक्टेटरशिप होती तो ये खुल के वीडियो बना पाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, क्या ऐसा होता तो क्या वह यूट्यूब पर वीडियो डाल पाता और क्या उसके 14-15 से मिलियन व्यू आ पाते? सिर्फ एक लॉजिक की बात है। क्या राठी जी ने ये बताया कि एनडीटीवी का टेक ओवर हो गया है और 400 करोड़ का उसके ऊपर कर्जा है? किसने टेक ओवर किया? जिसने वो कर्जा दिया था। लेकिन यार ये थोड़ी ना बताएगा वो ध्रुव राठी, क्योंकि भाई वो फिर गवर्नमेंट को टारगेट कैसे करेगा? क्यों राठी जी? और आप कभी अपोजिशन पर वीडियो नहीं बनाते जो इतना अपना एड वगैरह में या चुनाव के टाइम पर पैसा फूंकते? क्यों बनाएंगे? हमें तो सिर्फ एक को टारगेट करना है, वो मेरा गोल है, यही है ना, सब बात है। अरे यार, और राठी साहब तुम इतना देश के बारे में सोचते हो तो तुम ही बता दो कि हम अब किसको जिताएं। मुझे नहीं आ रहा समझ में, तुम बताओगे। ध्रुव राठी अपने वीडियो में बहुत सारे सवाल पूछते हैं, हाँ पूछना भी चाहिए, लेकिन मेरा ध्रुव राठी से सवाल है, क्यों नंबर 1 सवाल, क्यों वो सिर्फ एक ही गवर्नमेंट को टारगेट करता है? क्यों ध्रुव भैया ने अपनी वीडियो लोकसभा से पहले डाली? क्यों केजरीवाल ने 13 वीडियो डालने से सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी भी मांगी? क्यों ध्रुव ने वेस्ट बंगाल के संदेश खली पर वीडियो नहीं बनाई? मैं पूछता हूँ, क्यों नहीं बनाई इन सभी पर वीडियो? क्यों ध्रुव राठी ने इन सब घोटालों पर आज तक एक वीडियो नहीं बनाई? मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में देखा था, बताया था कि मैं कॉइन का दूसरा हिस्सा बता रहा हूँ, दूसरा साइड बता रहा हूँ, तो मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ। मैंने कॉइन का सिर्फ दूसरा आपको स्टोरी बताई है, और अब दूसरी साइड की स्टोरी सुनने के बाद आपको जो भी अच्छा लगता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना ओपिनियन ज़रूर दें और वोट को डालने ज़रूर जाएं। और जर्मनी के विदेश मंत्री ने भी कहा है, जर्मन विदेश मंत्रालय ने भारत को एशिया एक महत्वपूर्ण साझेदार बताया है। उन्होंने कहा है कि वो खुद भारत में तैनात रहे हैं, इसलिए इस बात को खुद के नज़रिए से कह सकता हूं कि भारतीय संविधान मौलिक मानवीय मूल्यों और स्वतंत्रता की गारंटी देता है और जर्मनी एशिया में भारत के साथ एक महत्वपूर्ण पार्टनर के रूप में इन लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा करता है। और ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में ये तो बता दिया होगा कि बीजेपी को कितना मिला है, फंड उनको कितना मिला है, लेकिन ये नहीं बताया होगा जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तो सबसे ज़्यादा फंड कांग्रेस को मिलता था और सबसे ज़्यादा बिरला और ठाकुरदास इन्वेस्टमेंट करते थे या डोनेट करते थे, और सबसे ज़्यादा बिरला और ठाकुरदास डोनेशन करते थे, वो भी किस पार्टी को? वही कांग्रेस पार्टी को। और उस समय जनसंघ पार्टी जो इस समय आगे चल के जो आज की डेट में बीजेपी बनी है, उन्हें नामात्र डोनेशन मिलता था। उस समय बिरला और ठाकुरदास जैसे 30 से 35% डोनेशन वो भी कांग्रेस को करते थे। सिर्फ मेरा कहना इतना है कि डोनेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत पहले से आ रहा है, वो अभी भी हो रहा है। सिर्फ मेरा कहने का मतलब इतना सा है, जो व्यक्ति अपने देश में नहीं रहता है, ऐसी क्या बुराई है राठी जी जो आप अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रह रहे हैं? जो व्यक्ति कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, कारगिल वार और राम मंदिर के ऊपर सवाल उठा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए कैसे सोच सकते हैं? जरा आप थिंकिंग कीजिए। इसकी सिर्फ एक सच्चाई है कि एक पार्टी को टारगेट करना, चाहे वो जो भी पार्टी हो, सिर्फ इसकी आज तक की यही सच्चाई है कि सिर्फ एक पार्टी को टारगेट करना। कभी इसने अदर पार्टी के बारे में वीडियो बनाया हो या किसी के बारे में? इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को कम से 10 से 15 लोगों को आप लोग शेयर मारिए और सभी को पता चलना चाहिए कि स्टोरी आखिरकार है क्या। मेरा इतना कहना है, ना ही मैं किसी के फेवर में बोल रहा है ना कुछ, सिर्फ आप लोग चुनिए और बहुत अच्छी तरह से सोच विचार कर करिए। इसी के साथ अपना वीडियो होता है समाप्त। जय जय श्री राम। मिलते हैं अगले सप्ताह। सिर्फ आपका एक काम है कि इस वीडियो को कम से कम 8 से 10 लोगों को शेयर करना। जिस प्रकार आपने अदर वीडियो को शेयर किया है उसी प्रकार इस वीडियो को 8 से 10 लोगों को शेयर करना। और मिलते हैं अगले सप्ताह। जय जय श्री राम।